नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे एम फैक्टर किसका। पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को बहुमत देकर दीदी के गढ़ को बचा लिया और इसी के साथ ममता दीदी ने जीत की हैट्रिक भी लगाई। एक और जहां बीजेपी ने मोदी के सहारे जीत के लिए जंग लड़ी, तो वहीं ममता मतुआ, महिला और मुस्लिम के सहारे सत्ता में तीसरी बार वापसी कर गई। एम फैक्टर का ही प्रभाव माना जा सकता है कि आज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एम फैक्टर का ही नतीजा भी माना जा सकता है कि 5 साल पहले तक जिस बीजेपी की 3 सीट थी, वो इस चुनाव में 80 सीटों के करीब पहुंची है। हालांकि बीजेपी को मोदी का फायदा तो मिला, लेकिन मतुआ समुदाय ने थोड़ा निराश किया। चुनाव के शुरुआती परिणाम बता रहे हैं कि 4 एम यानी ममता, मुस्लिम, मतुआ और महिला टीएमसी के साथ खड़ी नजर आई है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 एम यानी मोदी का ही प्रभाव काम आया। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात देखिए ये भी थी कि आखिरकार चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बयानबाजी हुई थी और उन सब के बीच में लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। सब ने कहा कि जो कटाक्ष किए गए थे दीदी ओ दीदी, ये उसका जवाब मिला है। जो कुछ भी था, लेकिन कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर, और इसका एक पूरा सफल बानगी देखने को मिली पश्चिम बंगाल में। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है टोलाबाजों का राज रहेगा। खेला होवे। जय श्री राम। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। झूठ बोले कौवा काटे। तो देखा आपने और सुना भी आपने, ये वो जोश और उत्साह जितना मोदी और उनकी टीम तमाम दिग्गजों में देखा गया, उतना ही ममता दीदी में भी भरा था। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि बयानबाजियों का दौर बहुत हुआ, छीटाकशी भी बहुत हुई और कुछ कुछ ऐसा भी कहा गया जो नहीं कहना चाहिए, लेकिन राजनीति है, अब तो सब कुछ चल रहा है। इस बीच प्रभाव किसका कितना था, जनता जनार्दन ने किसे अपना भरपूर आशीर्वाद दिया, क्या सोच कर दिया, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण था और इसीलिए ये एम फैक्टर चला तो है। देखिए, एम फैक्टर जब से बीजेपी के लिए हुआ, मोदी फैक्टर वो शुरू से चलता आया। देश में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी की लहर चली, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें थी और लग रहा था बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन नहीं, ममता दीदी की जो बात थी, जो वो चाह रही थी, आखिर वैसा लेकर अपने साथ चली गई और तीसरी बार अब सरकार बनाने की तैयारी में। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जॉय चौधरी जी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पश्चिम बंगाल से। जॉय जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। फरीद खान जी हमारे साथ टीएमसी से जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले फरीद जी आपसे ही करना चाहूंगी और शुभकामनाएं देने के साथ कि आपने कहा था हमारे इसी मंच पर, इसी चैनल पर कि कम से कम 210 से 220 सीटें हमारी आएंगी और वाकई 215 तक वो आंकड़ा गया। एक आत्मविश्वास और या कहना चाहिए बहुत नजदीक से वहां की जनता को, वहां के लोगों को, दिलों को समझते होंगे, मन को समझते होंगे, तो मैं शुभकामनाएं दूंगी। सबसे पहले तो क्या लगता है अब आगे के लिए भारतीय जनता पार्टी को कम इसलिए नहीं आंकेंगे क्योंकि जहां 3 सीटें थी सीधे सीधे 75 से 77 सीटें आई हैं, तो ये कहना तो गलत होगा कि बीजेपी हारी।
ये सबसे पहले तो राखी जी, मैं आपको और आपके टीवी चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया आपके माध्यम से जनता के बीच में बात करने का। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी का जो पहले भी मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि ये लोग की अपनी जमीनी हकीकत कुछ थी नहीं, ये लोग रेडीमेड लेकर आए थे। इनको अभी जाकर फिर से जनता के बीच में काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ मीडिया में बैठकर मीडिया बाइट और लोगों के फोन टैप करा के उनके अंदर की खबरें लेना, ये करना। उस तरह से राजनीति नहीं होती है। राजनीति का एक अपना अलग ढंग होता है। अगर राजनीति और गुंडागिरी और नुक्कड़ के गुंडों में फर्क होता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये लोग तो ममता बनर्जी जो हमारी चीफ मिनिस्टर भी जो थी अभी तक, उनका भी फोन टैप करा रहे थे। इनको ये देश के कानून के बारे में नहीं मालूम है कि किस तरह की क्या चीज है। इवन आप किसी क्रिमिनल का फोन टैप नहीं करा सकते हैं बगैर डीएम की या एसपी की इजाजत के बगैर। इन्होंने इलेक्शन के दौरान में सीएम के फोन टैप करवाए। आपने देखा कल नंदीग्राम में उनको एक बार जीतने दिया गया, उसके बाद फिर किस तरह से हराने का काम किया। कल सारा दिन हर जगह पर सर्वर डाउन था, हर 2 घंटे में 3 घंटे में सर्वर डाउन हो जा रहे हैं। जिस तरह की ये लोग टेंट्रम्स या कोशिश कर रहे थे, सारी कोशिशें इन लोगों की बंगाल की जनता ने नाकामयाब कर दी हैं। जिस तरह आपने बोला ना कि स्क्वायर फैक्टर, ममता, मोदी, मुस्लिम, महिला और मतुआज, देखिए मतुआज ने भी इनका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनकी असलियत जान चुके हैं। ये लोग इलेक्शन के टाइम जो बातें बोलकर जाते हैं उसको फुलफिल नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। देश की जनता, बंगाल की जनता ये पिछले 7 सालों से देखती चली आ रही है। महिलाओं का जिन्होंने असम्मान जिस तरह से किया है, दीदी को जिस तरह से चिढ़ाने का काम किया। हमारे जय भाई साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, 2-3 दिन पहले बोल रहे थे दीदी, और दीदी बोलने में तो बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ की संस्कृति क्या है। यहाँ की महिलाओं ने उसको अच्छे सेंस में नहीं लिया है। जब महिलाएं रास्ते जा रही थी, बाजार से जा रही थी, अगर उनको कोई बोलता है दीदी ओ दीदी, तो वो छेड़ने की कोशिश की जाती है। वो टॉन्ट एक अलग तरह का टॉन्ट होता है। तो महिलाओं, जिस तरह से आप लोगों ने बोला था कि महिलाएं बहुत लंबी लाइन लगा कर वोट दे रही हैं, वो साइलेंट वोटर हैं, मैंने उसी वक्त आपको बोला था कि ये महिलाएं इन लोगों को जवाब देने जा रही हैं जो बंगाल की महिलाओं को जो असम्मान किया है, जिस तरह से इन लोगों ने किया है, ये महिलाएं उसका जवाब देने जा रही हैं। और आप देखिए महिलाओं ने उसका जवाब दिया है इनको। तो यही चीज है। इनको अभी, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, तो मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन अच्छा फरीद जी, बीजेपी ने जो बढ़त बनाई, यानी 3 से यदि 80 के करीब पहुंचे हैं, तो इस बढ़त की क्या वजह मानते हैं? देखिए, हर जगह पे एक अपोजिशन की हर इंसान को जरूरत होती है। हम लोग ये भी बोलते हैं कि देश में भी एक अपोजिशन होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होनी चाहिए। जो कोई भी रूलिंग पार्टी के जो लोग भी कुछ काम करते हैं, अपोजिशन वाले अगर स्ट्रॉन्ग आवाज उठाएं तो काम अच्छा बैलेंस से होता है। हम ये नहीं चाहते कि अपोजिशन नहीं हो। जिस तरह से मोदी जी ने देश में अपोजिशन को खत्म करने का काम किया है, न कांग्रेस को न किसी को अपोजिशन लीडर का दर्जा तक नहीं देने का काम किया है। लेकिन अगर बंगाल में हुआ है तो अच्छी बात है। और लोग, बंगाल के लोग, मैंने बोला ना, जो आज सोचते हैं देश 2 दिन बाद सोचता है। तो बंगाल के लोगों ने एक अपोजिशन को अच्छा देने का काम किया है। जो कांग्रेस और ये लेफ्ट काम नहीं कर पा रहा था, तो कांग्रेस और लेफ्ट के जो वोट हैं वो इनमें शेयर होके गए हैं। हमारा वोट घटा नहीं, हमारा वोट 6% और बढ़ा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2019 में 3.48% मेरा वोट बढ़ा था। इस बार मेरा जो 2016 का और 21 के मुकाबले में मेरा 6%, तो ये बल्कि 6.5% मेरा वोट परसेंटेज और ज्यादा बढ़ा है। हमारे वोटर्स में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। वोटर्स की कमी जो आई है, लेफ्ट वालों ने अपने वोट इनकी तरफ डिवाइड किए हैं या कांग्रेस ने उधर डिवाइड किया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर अपोजिशन है, इनके वोट हैं, अगर ये लोग रहना चाहें, हमें तो लगता है मुश्किल है ये लोग भी रह पाएंगे, क्योंकि इनके 20 से 25 जो एमएलए हैं वो हमारे संपर्क में आ गए हैं, आ रहे हैं। पर ये अपने उसको बचा के रखें और जमीनी लोगों में, जमीनी स्तर पर जाके काम करें। ठीक है, वापस आती हूँ। जॉय जी लगातार जुड़े हुए हैं। जॉय जी, एक बढ़त बनाकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आई है, तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि हार हुई, क्योंकि एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये फरीद जी भी स्वीकार रहे हैं। लेकिन फिर भी जितने दमखम के साथ तमाम दिग्गज लगे थे और ये दावे भी थे कि निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, कहाँ कमी रह गई? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो फरीद भाई को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं उनके अच्छी जीत के लिए। और आशा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में सुशासन होगा, विरोधी राजनीतिक दलों पे ये लोग कोई अत्याचार नहीं करेंगे। जैसे लास्ट 2 साल में हमने 150 कार्यकर्ता खोया है,
इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन शायद लग रही कि ऐसी नहीं, संभावना कम है, क्योंकि कल ही रात में हमारे कार्यालय में आग लगा दिया गया है। एक कार्यकर्ता को कलकत्ता में, जिसके कलकत्ता में एक कार्यकर्ता को किस जिला में पीट कर हत्या कर दी गई है। तो यही उम्मीद जताएंगे कि अच्छी आएगी। हम लोग अपनी भूल से शिक्षा लेंगे, कहाँ पे भूल हुई उसकी समालोचना करेंगे, आत्मसमालोचना करेंगे। और संग में ये भी बोलूंगा कि मैं फरीद भाई से बोलूंगा, तृणमूल कांग्रेस से बोलूंगा कि क्या नंदीग्राम में हमारी नैतिक जीत नहीं है? नंदीग्राम में मुख्यमंत्री को हार जाना, मुख्यमंत्री के लिए हार जाना, क्या यह नैतिक जीत नहीं है? ममता बनर्जी कल खुद प्रेस में बोली है कि नंदीग्राम में जनता ने मुझे हरा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अच्छा हुआ, मुझे उतना दूर जाना पड़ता काम करने के लिए, चलो मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसके 2 मिनट बाद अरूप विश्वास उनके कान में कुछ बोलते हैं। आप कल की जो प्रेस का आपके पास फोटो तो देख लीजिएगा। संग संग बोलती है ममता बनर्जी कि नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी रिकाउंटिंग के लिए। देखिए, सारा दिन जब इलेक्शन कमीशन ईवीएम इनके पक्ष में रहा, पक्ष नहीं, जो अब मशीन काम मशीन किया है, इनके पक्ष में रिजल्ट रहा, तो ठीकरे इनके नहीं फूटे इलेक्शन कमीशन पे या निर्वाचन कमीशन पे। जैसे ही इनके इच्छा के विरुद्ध में आ गया, संग संग ये इलेक्शन कमीशन पे ईवीएम पे हार का ठीकरा फोड़ने लगे। ये भी ठीक नहीं है। इसी इलेक्शन कमीशन के बल पे, इसी इलेक्शन कमीशन के निष्पक्ष चुनाव के बल पे, इसी ईवीएम के बल पे ये 215 सीट लाए हैं। इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि ईवीएम मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। कम से कम अभी तो ये लोग बोल दें, पर वो इनसे बुलवाना मुश्किल है। और दूसरी बात रहा हमारे दिग्गजों का, हम कहीं पे भी जाते हैं चुनाव जीतने के लिए कि न कि हारने के लिए। अब हमारे सर्वभारतीय पार्टी है तो वाजिब है कि हमारे सर्वभारतीय नेता जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। आज तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है, एक खाली पश्चिम बंगाल में सिमटी है और उनके नेता भी गिने हैं, तो वही नेता प्रचार करेंगे बंगाल में। हमारे नेता जगह जगह फैले हुए हैं। मैं यहाँ नहीं बोल, मैं आसाम में भी हमने गया है, आसाम में भी हमारे सब नेता प्रचार किए हैं, ये पुडुचेरी में किए हैं, तमिलनाडु में गए हैं, केरला गए हैं, कहीं सफल हुए हैं, कहीं सफल नहीं हुए हैं। तो जहाँ सफल नहीं हुई है वहां पे हम उनको आत्मसमालोचना करना पड़ेगा, कहाँ हमारी गलती हुई, कहाँ हमसे चूक हो गई, कहाँ जनता के नब्ज पकड़ने में हमसे मिस्टेक हो गई। लेकिन एक बात तो है, बंगाल में वोटों का पोलराइजेशन पूरी हुई है। आप देखो, लेफ्ट का और कांग्रेस शून्य हो गया बंगाल में। लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का जो छूट था ना, हमें लगता है कि ये कहीं हद तक तृणमूल के लिए काम किया था और पूरा का पूरा वोट तृणमूल में शिफ्ट हुआ है। नहीं तो हर जगह, जहां तक लास्ट बार भी हर जगह लेफ्ट का कुछ न कुछ पॉकेट वोट जिसको बोलते हैं, अपना समर्थक का वोट होना चाहिए था, रखा भी था। लेफ्ट इस बार लेफ्ट वाले को वो वोट भी नहीं मिला, ये पूरा ना पूरा उधर शिफ्ट हो गया। क्या तो मानते हैं इसके लिए जॉय जी, जो आज विशेष चर्चा है कि एम फैक्टर कितना प्रभाव उसका, मानते हैं कि ममता मुस्लिम मतुआ महिला टीएमसी के साथ, और एक एम ने 80 के करीब सीटें दिलाई हैं, वो है मोदी। जी, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि इलेक्शन से 1 महीना पहले ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य साथी का कार्ड निकाला। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड इनका हिट रहा। कहूंगा पता नहीं भविष्य में महिलाएं उससे कितना सुविधा ले पाएगी, अभी तक तो कोई नहीं ले पाए हैं, आशा करूंगा कि भविष्य में सुविधा ले पाए। बट उनका वो फैक्टर काम रहा, मुस्लिम फैक्टर उनका काम रहा। मुस्लिमों कहीं हद तक ये समझाने में सफल हुए कि आपका हितैषी, आपका सब कुछ मैं हूं, आप मुझे वोट दो, नहीं तो ये बीजेपी वाले आपको डराएंगे धमकाएंगे। ये उनको समझाने में कहीं हद तक सफल हुए, उनको डराने में सफल हुए, और इनका पूरा फायदा ममता बनर्जी को मिला है। अच्छा जॉय जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जय श्री राम के नाम पर राजनीति भी थोड़ी सी भारी पड़ गई हो? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जय श्री राम के नारे लगे, और भगवान के नारे जब लगते हैं तो सब देखिए सबको स्वीकार्य होता है, लेकिन ये बातें निकल कर आती थी, ये खबरें आती थी कि वहां पर कोई जय श्री राम नहीं बोल सकता, जो बोलता है उनको जवाब नहीं मिलता, वहां लड़ाई हो जाती है, दंगे करवा दिए जाते हैं। क्या उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? किस बात के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़े, ये तो हमारे नेता, हम लोग सब बैठ करके आत्मसमालोचना करेंगे, कहाँ पे हमसे चूक हुई, कहाँ गलती हुई। लेकिन रहा जय श्री राम का, तो जय श्री राम आज एक नारा नहीं, ये हमारी संस्कृति है। हाँ। आप बिहार यूपी में जाओगे, ये हमारे फरीद भाई को भी पता है, बिहार यूपी में जाओगे
तो सुबह में जब आपस में हम लोग मिलते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, आपस में मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये संस्कृति है, ये हमारा कोई नारा नहीं था, वो संस्कृति यहाँ पे सब आपस में अपनाए हम लोग। नहीं, ऐसी खबरें आती थी, ऐसा लोग कहते थे कि ममता दीदी नहीं सुनती हैं और ममता दीदी के सामने जय श्री राम बोलना मतलब बड़ा मुश्किल है। जी जी जी, देखिए ममता बनर्जी पूरी मुस्लिम की हितैषी थी, जो इनको फायदा मिला है, और उससे उस वोट को अटूट रखने के लिए इनको जय श्री राम एक नारा लगता था, जय श्री राम एक धार्मिक नारा लगता था, और इससे ये चीज जा रही थी। ये आप कितनी बार देखो होगे कि कोई बच्चे ने उनको बोल दिया दीदी जय श्री राम, तो गाड़ी सुधर करके उसको दौड़ाने लगे। ये भी ठीक नहीं है, बट फिर भी उनकी जीत हुई है। बंगाल की जनता ने इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मसनद पे पहुंचाया है, तो उसका अभिनंदन तो करना पड़ेगा। और रही जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका में बखूबी दिया है, 3 सीट से हम आज 80 के आसपास पहुंच गए हैं। तो जनता जो विपक्ष का भूमिका में हमें रखा है, बखूबी उसे निभाएंगे, और जनता का जहां पे अन्याय होगा, संग हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है फरीद जी, आज तमाम लोगों ने, क्यों हालांकि बधाइयों का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था, तमाम दिग्गजों ने भारतीय जनता पार्टी के भी ममता दीदी को बधाई दी है, और कैलाश विजयवर्गीय हैं जो बहुत लंबे समय से उनको पूरा प्रभार दिया हुआ था पश्चिम बंगाल का, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन एक अपील की है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथ के लोगों को बस इतना निर्देश दे दे ममता दीदी कि कम से कम अति उत्साह में हमारे कार्यालयों को ना जलाएं, हमारे लोगों पर हमले ना करवाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन कैलाश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको पर्सनली जानता भी हूँ, लेकिन मैं एक सच्चाई को भी सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से ये लोग इलेक्शन के वक्त सच्चाई का सामना नहीं कर रहे थे, दोष आरोप का काम कर रहे थे, इनको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने जीतने से पहले और जीतने के बाद भी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी हमारा वर्कर प्रोसेशन या जुलूस मिছিল नहीं निकालेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि उसमें ही अति उत्साहित लोग रहते हैं, जो एक दूसरे के प्रति अगर किसी के पास कोई पुरानी रंजिश रही हो तो आंखें लाल आंखें देखा दाखी हो जाती हैं। तो हमारी दीदी ने वो भी मना कर दी कि कोई भी ऐसा प्रोसेशन नहीं निकालेगा। और अभी कोविड का ये जो प्रोटोकॉल चल रहा है, ये जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम लोग खुद एक बहुत बड़ा मिছিল निकालकर ब्रिगेड मैदान में रैली करेंगे। तो उन्होंने तो मना कर दिया। मैं इन्हें ये समझाना चाहूंगा कि देखिए, आप सच्चाई का सामना कीजिए। अब इलेक्शन नहीं है, अब अपने लोग अब सबको प्यारे होते हैं, किसी की भी को उजड़े, किसी का माई का लाल जाए, सभी को दुख होता है, वो मेरा बेटा हो, आपका बेटा हो, किसी भी घर का बेटा हो। इनके यहाँ क्या हो रहा है कि अभी ये जो हारे हैं, इन्होंने जो नए भाजपा में शामिल हुए तो उन लोगों को टिकट देने का काम किया था, पुराने लोग ये लोग भूल गए। जो पुराने सारे लोग इनके घर पे बैठे हुए थे, नाराज होकर बैठे हुए थे, और शायद उन लोगों ने ही पार्टी में दिल लगा के काम नहीं किया, इसलिए इनकी सरकार को 100 के पार भी आंकड़ा पार नहीं कर सके। तो अभी क्या हो रहा है कि इनके जो पुराने वर्कर और नए वर्करों का झमेला चल रहा है कि तुम्हारी वजह से हार हुई, तुम्हारी वजह से हार हुई। ये भी अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि भाई अभी तुम लोग जाके घर में बैठ जाओ, अभी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ना बाहर निकलेंगे ना झमेले होंगे। तो बस मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमें तो जो करना है, दीदी को जो करना जरूर करेगी, मगर ये अपने कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा संभाल करेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात है, नंदीग्राम की सीट भले ही हार गई हो, बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं रहा, लेकिन मैं ये सवाल जॉय जी से भी लूंगी, लेकिन पहले फरीद जी आप ही से पूछ रही हूँ। रिकाउंटिंग की जो बात हो रही है, अभी जॉय जी ने भी बोली है, ऐसा क्यों लगा? क्या कोई डाउट था इसलिए रिकाउंटिंग की बात की जा रही है? हालांकि वहां से भी इलेक्शन कमीशन का जो रिप्लाई आया है, उन्होंने बोला कि ये प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, आगे देखते हैं इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो खुद एक्सेप्ट किया कि हमसे वहां गलती हुई थी। उन्होंने शाम को 5:30 के 6 बजे अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया था कि ममता बनर्जी 1200 वोट से जीत गई। तो सभी को पता चल गया, सारी मीडिया में दिखाया गया। उसके 1 घंटे बाद उनकी वेबसाइट में देखा जाता है कि ममता बनर्जी हार गई हैं। तो अब आप बताइए कि इसको क्या क्या कहा जाए। और जबकि सारा दिन आपको लग रहा था वहां पे सर्वर डाउन है, ये है, वो है। और जिस तरह से वहां पर आपने इलेक्शन का दिन देखा कि ममता बनर्जी खुद एक बूथ पर जाकर 2 घंटा बैठी रही, कि वहां पे धांधली हो रही थी, गुंडागिरी हो रही थी, तब ममता बनर्जी आके वहां बैठी है। तो एक तरह से ममता बनर्जी को पूरा दिल्ली के ऑर्डर से हराने का जो काम किया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी से दिल्ली वाले लोग सारे के सारे डर गए कि अब ममता बनर्जी तो वेस्ट बंगाल जीत गया है, अब 2024 में उनकी दिल्ली की बारी है। और हमने तो अभी मजाक में चैलेंज किया है, हम लोग इतना सीरियस नहीं, जब मोदी जी लोग इतना डर गए हैं कि हम बनारस से ममता बनर्जी को इलेक्शन लड़ाएंगे, तो इतना डर गए हैं। अब ये जो नैतिकता की बात कर रहे हैं,
ये नैतिकता यही दिखाना चाहते हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से इलेक्शन हार गई है तो बनारस और दिल्ली का क्या रुख करेंगे। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ममता बनर्जी वो शेरनी है कि अगर कुछ भी ठान लेगी वो करके ही रहेगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो सारा दिन ये लोग हार रहे थे, 80 के ऊपर इनकी सीटें नहीं जा रही थी, इनकी आवाज नहीं निकली। और जैसे ही उनकी वेबसाइट ने चेंज किया कि ममता बनर्जी हार गई और शुभेंदु जीते हैं, तो इनके IT सेल के हेड अमित मालवीय ने साथ साथ ट्वीट कर दिया कि ममता बनर्जी को नैतिकता क्या उनकी नैतिकता है जो वह यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनेंगी। तो हमें तो इसमें कुछ लगता ही है कि कुछ ना कुछ है। और सही बात है, किसने किसके कान में कहा ये अलग बात है, मीडिया होती है, लोगों के ध्यान में नहीं रहता है। अगर इसमें कुछ नहीं हो तो हम तो कोर्ट में जाएंगे। हालांकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास इतनी सीटें हैं और हमारा अभी 3 सीटों पे और इलेक्शन होने बाकी है। दीदी तो कहीं से भी खड़ी होकर जीत के चली आएंगी। मगर ये जिस तरह की चोरी हुई है, जालसाजी हुई है, हम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज जरूर करेंगे। तो ये हमारा अधिकार है। बिल्कुल जॉय जी, चलिए इसके लिए TMC ने तो पूरी तैयारी की है। अच्छा, शुभेंदु जी कह रहे थे कि 50,000 वोटों से जीतेंगे और अगर हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। तो 50,000 का आंकड़ा तो बहुत दूर था, बहुत कम मार्जिन था, तो क्या उनसे जवाब सवाल किया जाए? देखिए, ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में भी रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात कह देना कि हम 50,000 वोटों से जीत जाएंगे, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे, ये कितना सही था? देखिए, ये उन्होंने बोला था, अब ये तो इसका उत्तर तो हमारे नेता अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन इतना तो सही है कि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, वो भी नंदीग्राम में, जहां पे 38% 38% मुस्लिम वोटर है। जहां पे नंदीग्राम में 38%, नंदीग्राम को 2 भाग हुए, नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2। नंदीग्राम 2 में 38% मुस्लिम वोटर है और वहां पे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है। तो कई हद तक ममता बनर्जी को ये तो चुपता रहेगा। ममता बनर्जी CM मुख्यमंत्री बन भी जाएंगी, विधान परिषद लॉ लेकर के, विधान परिषद ला करके ममता बनर्जी यदि लेके भी आती है तो कई हद तक उनको चुपता रहेगा कि विधानसभा में जब शुभेंदु अधिकारी बैठेंगे कि यही बंदा, ये लड़का मुझे हराया था, ये तो उन्हें चुपता रहेगा और इसकी चुभन उन्हें ज्यादा महसूस होगी। 215-16 सीट जो जीते हैं उससे ज्यादा उनको चुभन रहेगी कि ये बंदा, ये लड़का मुझे हराया था, ये शुभेंदु मुझे हराया था। दूसरी बात है कि शायद फरीद भाई को पता नहीं है कि सुबह 2:30 बजे के बाद से इलेक्शन कमीशन का सर्वर बिगड़ गया था और पूरा जो रिपोर्टिंग हो रही थी पूरा ओवर दी फोन हो रही थी। अब ओवर दी फोन में पूरा रिपोर्टिंग हुई है, तृणमूल जीत रही थी तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। और जैसे ही वो हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। नहीं, इनको तो वाहवाही देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि इतना सही ढंग से, इतना बढ़िया ढंग से इलेक्शन हुआ। EVM कोई हैक नहीं कर सकता है, ये अभी इनको कम से कम बोलेंगे कि हाँ भाई EVM ऐसा बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इसे कोई हैक नहीं कर सकता है। कम से कम इन्हें स्वीकार करना चाहिए। बजाय इसके स्वीकार करने के ये अभी भी निर्वाचन कमीशन को ठीकरे फोड़ रहे हैं कि उनको जबरदस्ती हरा दिया गया, दिल्ली के निर्देश पे हरा दिया गया। ये दिल्ली के निर्देश पे हराना ही होता तो फिर पूरे जैसा हराया जाता। आपको क्यों एक सीट पर हराया गया? फिर हम सरकार यहाँ बनाते हैं, भाई दिल्ली में हमारी सरकार है तो हम यहाँ भी अपना सरकार बनाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र इकाई है, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। आपको शायद पता होगा, नहीं होता तो भाई आप सीनियर व्यक्ति हैं, आप थोड़ा पता कर लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र इकाई है, वो किसी की नहीं सुनता, अपने मन से काम करता है, राष्ट्रपति उसे करते हैं। और रहा बात मशीन का, तो हर 6 महीने में दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे हैकाथन बोल करके वो लोग ये लॉन्च करते हैं, जिसमें मशीन ओपन रखा रहता है और हर पार्टी को चिट्ठी दे करके, बकाया चिट्ठी दे करके न्योता दिया जाता है कि भाई आप लोग आइए, हमारे मशीन को हैक करके दिखाइए कि हमारा मशीन में कहाँ फॉल्ट है। और ये उस समय कोई भी इलेक्शन, चाहे हमारी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, कोई पार्टी वहां नहीं विजिट करती है मशीन चेक करने की, हाँ इसको सही में हैक होता है कि नहीं होता है। ठीक। लेकिन अभी इलेक्शन टाइम में सिर्फ छुपा पड़ा था कि हाँ EVM को हैक कर दिया, EVM खराब था, EVM में गड़बड़ी कर दी, ये कर दी, बटन दबाया, तृणमूल का चला गया वोट भाजपा का। तो ये होता है, ये जो हारता है वो ऐसा करता है। और हम लोग अभी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कहीं पे नहीं बोले हैं कि भाई हमें EVM हैक करके हराया गया है, कहीं कैप्चर कर लिया गया, ऐसा नहीं बोले हैं। फुल एंड फाइनल है, जनता का मैंडेट है, ये इनको सत्ता मिला है। लेकिन संसद ये भी स्वीकार करना चाहिए कि इनकी जो बाघिनी, जिसको ये बाघिनी बोल रहे थे, शेरनी बोल रहे थे,
वो 1 महीने पे व्हील चेयर में बैठी हुई थी और जैसे कल रिजल्ट आया तो दौड़ने लगी। तो ये कौन सा मैजिक है, कौन सा दवा काम किया, ये शायद फरीद भाई यदि बोल दे तो शायद अच्छा रहेगा। चलिए फरीद जी, क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। जय जी लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानते हैं। मैंने बताया ना, सच्चाई पे इन लोगों का कोई पाला मैं नहीं। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे आपसे सलाह मांग रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कैसे होता है ऐसा। 26 तारीख को ही कह दिया था कि फ्रैक्चर ठीक हो चुका है, क्योंकि मैं 10 दिन से घर से बाहर हूँ। मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं घर जाते साथ ही फ्रैक्चर या प्लास्टर खुलवाऊंगी। फ्रैक्चर मेरा ठीक हो चुका है। और वो जैसी घर पर आई, उन्होंने अपना फ्रैक्चर खुलवाया, तो आपको तकलीफ नहीं हो रही? अगर कोई इंसान को लंगड़ा था, अगर पाँव पे चलने लग गया तो भी आपको अरे फ्रैक्चर खुलवाने के संग संग लोग दौड़ता है क्या सर? फ्रैक्चर हो जाए, भाई फ्रैक्चर खुलवाने के संग कोई दौड़ता है क्या? वो तो दौड़ने लगी कल। नंदीग्राम में आप लोगों ने जान से मरवाने की कोशिश की थी, हम तो बात उठा ही नहीं रहे हैं। किसने? आप लोग ममता बनर्जी बोलती हो एक्सीडेंट है, आप बोलते हो जान से मारने वाले होते हैं, तो बात किसकी सही है? ममता बनर्जी की बात सही है ना, आपकी बात सही है? हो सकता है। अरे आप लोग तो जब चीफ मिनिस्टर का फोन हैक कर सकते हो, आपकी लॉकेट चटर्जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके फोन में किससे क्या बात हुई दिखा रहे हो, आप लोग बोलते हो कुछ हैक नहीं हो सकता है। एक चीज बताइए, आपकी नहीं आपकी वहाँ की आपकी कुछ बिहार की प्रेसिडेंट, आपकी कुछ बिहार के प्रेसिडेंट जो ये रिकॉर्डिंग चलिए ठीक है फरीद जी और जॉय जी, चलिए ये मुद्दा भी था नहीं और ये झगड़े का विषय भी नहीं है। बहरहाल अब क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। दिन भर खेला चला था और जो उतार चढ़ाव दिख रहा था बहुत दिलचस्प था, लेकिन आखिरकार मैं फिर कहूंगी जो जीता वही सिकंदर। दीदी ने जीत करके साबित कर दिया कि वाकई बंगाल की शेरनी है। और भारतीय जनता पार्टी भी जो सीटों को बढ़त आंकड़ा लेकर आई है, एक अच्छी विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार है। अब आगे दिलचस्प होगा ये देखना कि बंगाल की सियासत में अब और क्या देखना बाकी रह गया। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।